नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। और आज है 22 अगस्त और हम शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। सुबह की मैं हूं नीलेश और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना नहीं भूलना है। एग्जाम गुरुजी का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर पीडीएफ अपडेट कर दी जाती है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक जानकारी के साथ हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि यदि आप MPPSC प्री और मेंस यानी सिलेक्शन को लेकर के आप टारगेटेड हैं MPPSC 2025 को, तो एग्जाम गुरुजी में चल रहा है एक मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें आपकी प्री और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। इस मेंस के आपके 60 टेस्ट मिलते हैं जिसमें आपका कॉपियों का एवेल्युएशन भी होता है। प्री के आपके ऑनलाइन 80 टेस्ट मिलेंगे जिसमें आपके FLTs भी शामिल हैं। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा और इन सब के साथ साथ आपको मिलेगा क्या, एग्जाम गुरुजी के मुख्य परीक्षा के कंप्लीट अपडेटेड नोट्स। ज़्यादा जानकारी आपको दिए गए नीचे 2 नंबर हैं, इन पे मिल सकती है। हमारा जो अगला बैच चालू हो रहा है मेंटरशिप का, वो जो सेकंड बैच वो 1 सितंबर से चालू हो रहा है और इसमें आपको सारी चीज़ें अपडेट कर दी जाएंगी। आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हम आज के करंट अफेयर्स की। और सबसे पहले नेशनल और इंटरनेशनल से कि हाल ही में दुनिया में क्या है, सबसे एक पुराने कैलेंडर की क्या की गई है, खोज की गई है पुराने कैलेंडर की। तो किस देश में की गई है, वो है तुर्की में की गई है। डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे। तुर्की में क्या है, लगभग 13,000 साल पुराने कैलेंडर की एक खोज करी गई है। अब उस समय पे कागज़ तो चलते नहीं थे, तो स्वाभाविक रूप से उसको पत्थरों में उकेरा गया होगा। तो इन्हें खंभे में उकेरा गया है जिसमें एक वी शेप के 365 निशान है, जिसके आधार पर यह माना गया कि उस समय पर 365 दिनों की एक कल्पना की गई थी। तो ये एक कैलेंडर है और प्रत्येक निशान में एक जो है एक दिन को दिखाता है और एक रात को दर्शाता है। और इसमें अलग अलग प्रकार के महीने, जैसे 12 महीनों को भी दर्शाया गया है इसमें, जिसमें 11 अतिरिक्त दिन दिए गए हैं, यानी जो लीप ईयर है वो भी माना गया है। 12 चंद्र महीने मतलब 12 महीनों को माना गया है। और जो एक इसकी जो खोज की गई है, शोधकर्ता है, उनका ये अनुमान है कि इसकी जो ये कैलेंडर है 10,850 ईसा पूर्व के आसपास का होगा। और इसे तुर्की के जो गोबेकली टेपी साइट है वहाँ पर इसको खोजा गया है। और बात करी जाए गोबेकली टेपी साइट की, तो ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक, ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये गोबेकली टेपी साइट है। और ये अब तक की जो पूरी दुनिया में सबसे पुरानी एक मानव निर्मित संरचना है, उसकी जो खोज की गई उनमें से एक ये है। और इसको लगभग 8,000 से लेकर के 9,500 ईसा के पूर्व जो है बीच में जो शिकारी संग्राहक थे उनके द्वारा इसको बनाया गया था। बहुत बड़ा ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे हमारे यहाँ का उज्जैन के और जयपुर के आपको क्या कहते हैं खगोल क्षेत्र मिलेंगे, उस ठीक उसी प्रकार से इसको बनाया गया है। और गोले खंभाकार बड़े बड़े गोले हैं। तो इन सब चीज़ों का देखिए उद्देश्य ये रहता है कि हमारे यहाँ जो आज के डेट में कल्चर चल रहा है, जो हमारे कैलेंडर्स चल रहे हैं, हमारी संस्कृति रही है, एक इतिहास में जब इनकी खोज की जाती है तो ये मात्र पत्थर नहीं होते, मनुष्य के विकास का हम अध्ययन भी करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार से धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार से हमारे अंदर क्या हुआ कि नवाचार आया। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती ही मिलती है। साथ ही साथ हर देश को अपना एक पुराना इतिहास जानने को मिलता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की, जो कि महिलाओं का है। ये होने वाला था कहाँ पर, बांग्लादेश में, लेकिन अब ये होने वाला है कहाँ पर, सऊदी अरेबिया में। लेकिन इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, सबसे अधिक बार किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो देखिए बांग्लादेश की जो करंट में पॉलिटिकल सिचुएशन है वो ख़राब है, वो अच्छी नहीं है। वहाँ पर आपातकाल लग गया है, सरकार भी वहाँ पर गठित हो गई है, लेकिन अभी हिंसा का दौर जारी है, जिसके कारण सभी देश जो हैं इस टीम के जो ICC के सदस्य हैं उन्होंने वहाँ पर अपनी टीम भेजने से मना कर दिया है सुरक्षा की दृष्टि से। तो बांग्लादेश अभी भी मेज़बान रहेगा, लेकिन जो ये मैच खेले जाएंगे UAE में खेले जाएंगे। ठीक है, इसके पहले भी वहाँ पे क्रिकेट के बहुत सारे आयोजन हो चुके हैं, IPL भी वहाँ पर हो चुका है। तो अब जो 9वां ICC विश्व कप महिला टीम रहेंगी, 10 टीमें रहेंगी, ये सभी के सभी जो हैं कहाँ पर जाएंगी, बांग्लादेश की जगह ये अब UAE में खेलने जाएंगी। और मेज़बान इसका बांग्लादेश के साथ अब UAE भी हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है कि अब ये सहयोगी भावना के साथ ये भी क्या रहेगा, मेज़बान देश कहलाएगा। भारतीय टीम का नेतृत्व हरमनप्रीत कौर करेंगी। ICC T20 वर्ल्ड कप देखिए इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी, तब उस समय पे 8 टीमें खेला करती थी। और इसका जो पहला मैच है वो विश्व कप है वो इंग्लैंड ने जीता था। अब प्रत्येक 2 वर्ष में ये आयोजित किया जाता है और इसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा बार 6 बार ये खिताब जीत चुका है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसका आयोजन करती है, चाहे वह पुरुषों की हो चाहे वह महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो। मुख्यालय इसका जहाँ पर ये मैच होंगे वहीं पर है, यानी दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले हैं।
बढ़ेंगे आगे की तरफ, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अभी हाल ही में क्या दिए गए हैं, ये राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार दिए गए हैं। ये देश के हमारे जो राष्ट्रपति हैं हम उनके द्वारा दिए गए हैं। इस बार का जो पुरस्कार दिया गया है वो धीरज मोहन बनर्जी को दिया गया है। और भूविज्ञान के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है, भारतीय राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार। तो भूविज्ञान के क्षेत्र में जो खोज करते हैं, कुछ नवाचार करते हैं, अलग अलग प्रकार की साइंटिस्ट होते हैं जो रिसर्च करते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी के जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी, इनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और साथ ही में राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार जो 2023 दिया गया है, ये पांडिचेरी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं डॉक्टर आशुतोष पांडे, उनको दिया गया है। और भूविज्ञान पुरस्कारों की बात करी जाए तो ये हमारा भूविज्ञान के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 1966 में आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो इसकी खनन मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई थी। पहले इसको खनिज पुरस्कार कहा जाता था, बाद में 2009 में इसका नाम बदल दिया गया है। आगे की तरफ बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में घोषणा करी है कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एक नोडल सेंटर बनाए जाएंगे। सभी जगह जिलों में एक ही सेंटर बनाए जाएंगे और इसके जो नोडल अधिकारी रहेंगे वो कौन रहेगा, तो इसके जो नोडल अधिकारी रहेंगे वो जिले के कलेक्टर रहेंगे। ये क्यों किया जा रहा है, ये मध्य प्रदेश कुछ यूनिक इसमें ऐसा नहीं कि अलग से कर रहा है। भारत सरकार का जो उद्योग मंत्रालय है, इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री है, उनके द्वारा ये पहले से कहा जा चुका है कि सभी राज्यों को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक तो स्टेट वाइज इन्वेस्टमेंट सेंटर बनाने चाहिए, इनको सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। साथ ही में डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि हर जिले में क्योंकि एक राज्य में जो आता है इन्वेस्टमेंट आता है वो किसी न किसी जिले में जाता है जहाँ पर जिसकी संभावना ज़्यादा होती है उद्योग स्थापित करने की। कहीं पर खनिज मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, कहीं पर अलग अलग सौर ऊर्जा के उपकरण ज़्यादा होंगे, कहीं पर रॉ मटेरियल ज़्यादा अच्छा मिल रहा होगा, कपास की खेती कहीं पे ज़्यादा होगी तो वहाँ पे अलग तरह के क्लस्टर्स लगेंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस ज़िले के पास एक सेंटर रहेगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो व्यक्ति वहाँ पर निवेश करना चाहता है, जब वो वहाँ जाएगा तो उसको वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और कलेक्टर जो होंगे वहाँ के, उनको जानकारी रहती है तो उनके साथ वो कम्युनिकेशन उनका अच्छा रहेगा, यानी उसको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। तो इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम सभी जगह इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर खोलेंगे। ठीक है। और बात करी जाए मध्य प्रदेश का जो औद्योगिक विकास निगम है, बस 2004 में ही इसकी शुरुआत हमारे यहाँ निवेश प्रोत्साहन सुविधा के लिए एक एकल खिड़की की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अभी हाल ही में कुमारी प्रीति परमार हैं, ये पर्वतारोही हैं, खबरों में रही हैं। ये किस ज़िले की रहने वाली हैं, तो ये रहने वाली है सीहोर ज़िले की। खबरों में क्यों थी, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि हालांकि इनका प्रोग्राम 15 अगस्त का था लेकिन कुछ वजहों से ये डिले हो गया और 16 अगस्त को इन्होंने क्या किया है कि यूरोप का जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है एल्ब्रस, वहाँ पर इन्होंने तिरंगा फहराया है। और इसमें इनके जो सहयोगी रहे वो इनके भाई रहे हैं चेतन परमार, और भाई बहन की जोड़ी ने 5642 मीटर की ऊंचाई पे एल्ब्रस पर्वत में, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, ये दक्षिण पश्चिम में आती है, ये रूस के साथ भी सीमा शेयर करती है, तो काकेशर पर्वतमाला उसी में आती है। और इसमें एक विलुप्त ज्वालामुखी भी है, वहाँ पर इन्होंने फहराया है। लेकिन इसी के साथ एक और व्यक्ति हैं जो खबरों में रहे हैं, इन्होंने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुच्को में क्या किया है, तिरंगा फहराया है। वो कौन है, ये भगवान सिंह कुशवाहा हैं। ये वर्तमान में यदि बात करी जाए तो जो हमारा खेल मंत्रालय है, उस खेल एवं युवा कल्याण विभाग, उसके एक कर्मचारी हैं। इनको साथ ही में क्या है कि इन्होंने जो हमारे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा था 9 से 15 अगस्त तक, उसी के दरमियान इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है कोसियुच्को, यहाँ पर इन्होंने तिरंगा फहराया। साथ ही साथ ये राष्ट्रीय गीत गाने वाले पहले व्यक्ति हैं, भारत के पहले व्यक्ति हैं। और इसके पहले हालांकि ये माउंट एवरेस्ट भी चढ़ चुके हैं। और इन्हीं सब उपलब्धियों के कारण राज्य सरकार ने इनको क्या किया था कि इनको क्या कहते हैं विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया था। साथ ही में इनको जॉब उपलब्ध करा गई थी। विक्रम अवार्ड अभी 2023 में ही इनको दिया गया था साहसी खेल के क्षेत्र में। और बात करी जाए कोसियुच्को की, तो ये दुनिया की टॉप 7 चोटियाँ उनमें से एक ये है, 2228 मीटर इसकी ऊंचाई है। वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, तो श्री कैलाश सारंग है। पिछले दिनों हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि सांची के महास्तूप से संबंधित कथनों में असत्य कथन कौन सा है। उत्तर घट गए, लेकिन इस बार अंबर लगातार उत्तर दे रहे हैं और इन्होंने कथन बाई कथन इन्होंने अच्छी एक डिटेल्स के साथ आंसर दिया है कि सांची से मिलने वाले जो अभिलेख हैं
इनका स्थान को काकना दोबट नाम से जाना जाता है और गुप्त संवत 131 के आसपास कुमार गुप्त के प्रथम शासनकाल से संबंधित है। और आज की डेट में बात करें तो 50 स्मारक जो है सांची स्थल से ज्ञात हैं। इनमें से 3 स्तूप हैं, कई मंदिर हैं। सांची की जो खोज की गई थी 1818 में टेलर के द्वारा की गई थी। सन 1919 में सर जॉन मार्शल द्वारा एक पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई थी। तो सांची स्तूप का निर्माण मौर्य राजा अशोक के शासनकाल में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। और ये जो स्तूप है शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र ने 2री शताब्दी में ईसा पूर्व इसको क्या किया था, नष्ट कर दिया था। तो ये सारी की सारी जानकारी इन्होंने यहाँ पर शेयर की है। कथन 2 असत्य था, ठीक है, और एक अच्छा आंसर इन्होंने यहाँ पे दिया है। आप सभी को उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं और प्रयास क्या करिए, 2 बातें 3 बातें भी मिले उसको ज़रूर करिए। और इसका आपको लाभ मिलेगा, ये अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप पेपर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। बात करेंगे आज के प्रश्न की, जो आप सभी को आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से इसका उत्तर देना ही देना है। वो प्रश्न क्या है, कोशक महल कहाँ पर स्थित है। आपको यहाँ पर कोशक महल के बारे में बता सकते हैं, कहाँ पर है, किसके द्वारा बनवाया गया, क्या विशेषता है, ये सारी चीज़ें आप पूछिए। या उस व्यक्तित्व के बारे में एक बातें बता सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर एक बेहतरीन फॉर्मेट के साथ लिखनी है। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर करें ताकि एक अच्छा कंपटीशन का एनवायरनमेंट हो और आप सभी एक दूसरे के उत्तर देख करके प्रेरित हो कि किस प्रकार से कौन से फैक्ट्स हम लेकर के आ सकते थे। इन्हीं उद्देश्यों के साथ ये प्रश्न आपको दिए जाते हैं। PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है। करंट अफेयर्स पसंद आता है तो शेयर जरूर करना है। हमारी और आपकी मुलाकात अगले करंट अफेयर्स में होगी। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।